यस। आज अपन बात करने वाले हैं प्लांट रिप्रोडक्शन सिस्टम की, यानी पादपों में जनन की। पादपों में मूल रूप से जो विकसित पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन होता है, लेकिन कई प्लांट्स होते हैं उनमें अलैंगिक जनन की भी फैसिलिटी पाई जाती है, सुविधा पाई जाती है। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पादपों में जनन, पादपों में लैंगिक जनन। राइट टॉपिक होगा लैंगिक जनन रहेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा। किसमें? प्लांट्स में, पादपों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की पहले परिभाषा जान लेते हैं। जनन किसे कहते हैं? जनकों द्वारा अपने समान संतान पैदा करना, अपने समान संतान पैदा करने की क्रिया को, संतान पैदा करने की क्रिया या प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? क्रिया या प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। जनन की परिभाषा रहती है। फिर रहता है जनन क्यों किया जाता है, क्या कारण रहता है रिप्रोडक्शन करने का, क्यों किया जाता है? अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। जैसे अपन सिंपल सी बात करें कि अगर जनन नहीं होगा तो क्या होगा। जैसे मान लो मानव, ह्यूमन बीइंग की अगर बात कर ले, मानव की बात कर ले कि मानव मान लो रिप्रोडक्शन नहीं करे, जनन करना बंद कर दे। मानव क्या, कोई भी प्रजाति, जैसे मान लो गाय है, सभी गायें हैं, वो रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, गाय प्रजाति है, वो प्रजनन करना बंद कर दे, तो एक्चुअली उसकी जो जाति होगी वो खतरे में आ जाएगी। खतरे का मतलब क्या हो जाएगा? वो जाति पृथ्वी से नष्ट ही हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मान लो मानव अगर जनन करना बंद कर दे तो एट लास्ट तक क्या हो जाएगा? मानव की जाति खतरे में आ जाएगी, यानी जाति नष्ट हो जाएगी। इसी तरीके से मान लो कोई फसल है, जैसे मान लो गेहूं को ले लो, बाजरे को ले लो। जैसे बाजरा करना ही, अब जैसे आज के बाद में कोई बाजरा नहीं करेगा, बाजरे में बैन हो गया, तो जो बाजरे की जो जाति है यानी स्पीसीज है वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। गेहूं पे ले लो, चावल पे ले लो, इसी तरीके ओराइजा से टाइप चावल पे ले लो, उसमें भी क्या होगा? उस जाति का अस्तित्व खतरे में आ जाए। तो अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी जनन करते हैं। तो ये रहा जनन। अब बात करेंगे पादपों में पर लैंगिक। लैंगिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन काम में आते हैं। लैंगिक जनन में जनरली क्या होता है? मेल और फीमेल यानी नर और मादा दोनों युग्मक काम में आते हैं। उनमें निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। आपको स्टार्टिंग वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताया होगा, नहीं है तो अपन और इसका डिस्कस कर लेंगे लैंगिक और अलैंगिक के बारे में। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लैंगिक का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या हो? मूल रूप से नर व मादा युग्मकों का क्या हो? संलयन हो। संलयन क्या बोलते हैं उसे? निषेचन बोलते हैं। ये निषेचन का होना क्या होता है? अनिवार्य होता है लैंगिक जनन में। वो कौन सी घटना जो सुनिश्चित कर देती है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? आंसर क्या जाता है? लैंगिक जनन जाता है। और भी होता है, जैसे युग्मक निर्माण है, अर्धसूत्री विभाजन है, ये सब भी क्या होती है? आवश्यकताएं होती है लैंगिक जनन की। और क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती है लैंगिक जनन की? क्या होती है? अर्धसूत्री विभाजन होती है, अर्धसूत्री विभाजन भी लैंगिक जनन की आवश्यकता या विशेषता है। और क्या हो सकती है इसकी? नेक्स्ट क्या हो सकती है? युग्मक निर्माण है, युग्मक निर्माण होती है, वो भी लैंगिक जनन की आवश्यकता और विशेषता होती है। इसमें एक जनक भी रहते हैं, जनक, ठीक है ना। जनक या जननांग बोल सकते हैं यहाँ पे। जननांग कौन कौन से? नर व मादा, ताकि क्या हो सके? जननांग रहेंगे तो जाकर के क्या होगा? उनमें अर्धसूत्री, उनकी कोशिकाओं में जो जर्म सेल होती है उनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे क्या होगा? युग्मकों का निर्माण होगा। और जो मोर करेक्ट आंसर जाता है वो जाता है निषेचन, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन। निषेचन होना भी यहाँ पे क्या रहता है? कंपल्सरी रहता है। और निषेचन के बाद में रहता है भ्रूण का निर्माण। जो भ्रूण जो होता है, भ्रूण निर्माण, ये एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होती है? जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है। और फिर भी ये बात हो कि भ्रूण होता है वो क्या होता है? जनकों से भिन्न प्राप्त होता है, जनकों से भिन्न होता है। और जो अलैंगिक जनन रहता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है, उसमें जो एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, वो कैसा रहता है? जनक के आनुवंशिक रूप से और कायिक रूप से क्या होता है? समान होता है। ऐसे भ्रूण को अपन क्या बोलते हैं? ऐसे भ्रूण को क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं, जो कायिक रूप से और आनुवंशिक रूप से जनक के समान हो। तो यहाँ जनकों से भिन्न होते हैं और ये एक जटिल प्रोसेसिंग रहती है। भिन्नता के और भी कारण बता रखे हैं,
लेकिन आपको पता होना चाहिए अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट की पेकाइटिन अवस्था में, ठीक है ना, पेकाइटिन अवस्था जिसे पैचिटिन भी बोल सकते हैं, क्या होता है पेकाइटिन अवस्था में क्या होता है जीन वीन में, ठीक है ना, क्रॉसिंग ओवर, उसके कारण भी कुछ भिन्नताएं आती है, वातावरण के कारण भी क्या आती है भिन्नताएं आती है, जनकों के कारण भी या अनुवांशिकता के कारण भी क्या आती है भिन्नताएं आती है जीनों के कारण। तो ये रहता है तीन जो फैक्टर रहते हैं, जेनेटिकली फैक्टर, अनुवांशिक फैक्टर में तो ये जीन वगैरह ये क्रॉसिंग ओवर ये वगैरह आ गया, वातावरणीय कारकों से भी आती है, ठीक है ना, बॉडी डेवलपमेंट के आधार पे भी। तो ये रहता है अपने सामान्य लैंगिक जनन की आवश्यकता। जैसे मान लो क्वेश्चन इस तरीके का कंपटीशन में उठ गया कि लैंगिक निम्न में से लैंगिक जनन की विशेषता है, जैसे मान लो फर्स्ट ये दे दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है ना, और ये भी दे सकता है, मान लो ये सिक्स्थ दे दी, कौन सा करोगे, बोले छह तो ऑप्शन ही नहीं आते, मैं दे रहा हूँ ना, ठीक है ना, कौन सा राइट जाएगा इसमें, मोर करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, जनक जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन जाएगा, युग्मक निर्माण जाएगा, निषेचन जाएगा, भ्रूण निर्माण या जनकों कौन सा जाएगा इसमें, मोर करेक्ट आंसर जाएगा इसमें निषेचन, फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, निषेचन होता है वो लैंगिक जनन को सुनिश्चित करता है। बहुत सारे अपन ऐसे केसेस भी डिस्कस करेंगे आगे चल करके, जिससे ये और क्लियर हो जाएगा कि निषेचन ही लैंगिक जनन को सुनिश्चित करता है। अब अपने यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले अपन जनकों की या जननांगों की नर और मादा जनक या जननांग की बात करेंगे, किसमें प्लांट्स में करेंगे। तो यहाँ पे जो नर जननांग रहता है, ठीक है ना, नर जो जननांग रहता है, नर जननांग के रूप में क्या रहता है, पुमंग रहता है, पुमंग, और यहाँ जो मादा जननांग के रूप में रहता है, मादा जननांग के रूप में क्या रहता है यहाँ पे जायांग, जायांग, ठीक है ना, और यहाँ पे स्त्रीकेसर या पुंकेसर, पुमंग के किससे बनता है, पुंकेसरों से, पुंकेसर, और यहाँ पे ये स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर से बनता है। इनका समूह होता है, पुंकेसरों का समूह क्या कहलाता है, पुमंग, और यहाँ स्त्रीकेसरों का समूह यहाँ पे जायांग कहलाएगा। और इससे किसका निर्माण होता है, पुमणु का निर्माण होता है, पुमणु, पुमणु किसको बोल सकते हैं, पुमणु किसको बोलते हैं, परागकण को, परागकण को बोलते हैं। और यहाँ पे जो रहता है स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर में क्या होता है, पश्चवर्तिका, क्या बोलते हैं, पश्चवर्तिका वाला जो भाग होता है, पश्चवर्तिका से, पश्चवर्तिका में क्या होता है अंडाशय, ठीक है ना, और अंडाशय में क्या होता है बीजांड, ठीक है ना, पश्चवर्तिका का अंतिम भाग, पश्चवर्तिका जिसको क्या बोल सकते हैं अंडाशय, और अंडाशय में क्या होता है बीजांड होता है, और बीजांड में क्या होती है युग्म कौन सा होता है, अंडे कोशिका। परागकण है, परागकण उसका निर्माण आपको पता होगा, ठीक है ना, ये अर्धसूत्री विभाजन से ही होता है, ठीक है ना, परागकण का निर्माण भी क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन से ही होता है। और यहाँ युग्मकों के निर्माण की बात की जाती है, तो इसमें पादपों में नर युग्मक और मादा युग्मक का नाम पता होना चाहिए। नर युग्मक, प्लांट्स में नर युग्मक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और मादा युग्मक, मादा युग्मक। बताइए जरा आपके बेसिक नॉलेज के आधार पे कि प्लांट्स के अंदर नर युग्मक का क्या नाम होता है। जैसे मान लो कि मानव की बात करें तो मानव में नर युग्मक कौन सा होता है, शुक्राणु होता है, तो पादपों में नर युग्मक कौन सा रहेगा, कौन सा रहेगा, नर युग्मक ही होता है। क्या होता है, नर युग्मक ही होता है, और संख्या में होते भी कितने हैं, जनरली दो होते हैं, ठीक है, नर युग्मक ही होता है। और मादा युग्मक यहाँ पे क्या रहती है, अंड कोशिका, अंड कोशिका रहती है, ठीक है। निषेचन की बात की जाती है, फर्टिलाइजेशन की बात की जाती है, तो जनरली क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। निषेचन, निषेचन दो प्रकार का होता है, आपको पता हो तो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। निषेचन होने के आधार पे दो प्रकार का होता है। अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये शरीर रहता है, जैसे ये शरीर है, शरीर में क्या होगा, जैसे इसके अंदर इधर से है मान लो कि नर युग्मक और अंदर क्या हो मादा युग्मक, तो नर युग्मक अंदर आकर के बॉडी के अंदर होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन बोलते हैं। आंतरिक निषेचन क्या बोल देंगे, आंतरिक निषेचन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोल देंगे। और दूसरा ये रहता है कि नर अपना क्या करेगा, नर अपना वीर्य द्वारा शुक्राणु क्या करेगा, बाहर त्याग देगा, और मादा यहाँ पे रहेगी वो अपने, ठीक है ना, अंडजन के द्वारा, अंडोत्सर्ग के द्वारा या कंप्लीटली प्रोसेसिंग से क्या डाल देगी, अंडाणु बाहर डाल देगी, और ये शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या होगा, बाहर होगा। ये क्या होगा, बाहर होगा, तो इसे क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ आप लोगों को कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए निषेचन की प्रक्रिया। जनरली क्या होती है, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। भ्रूण जो रहता है, एम्ब्रियो स्टेज जो रहती है, ये यहाँ पे किस रूप में रहता है, बीज के अंदर। बीज के अंदर क्या रहता है, भ्रूण वाली अवस्था देखने को मिल जाती है। यानी यूं कह सकते हैं कि पौधे का जो बच्चा रहता है वो किस में होता है, बीज के अंदर होता है। बहुत सी बार जैसे ऐसे भी होते हैं, अपन मान लो दालों वगैरह में आपने छोटा सा बारीक सा देखा होगा, ठीक है ना, भ्रूण लाइक स्ट्रक्चर, सीड कोट, जो बीज चोल होते हैं, बीज पत्र के अंदर जो बीज पत्र होते हैं, उनके दोनों के बीच में एक छोटी सी संरचना देखी होगी, वो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है। ठीक है, तो ये आपको सिंपल से तरीके से आप इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब अपन बात करते हैं फ्लावर की स्ट्रक्चर की, यानी नर और मादा जननांगों की। ठीक है ना, नर और मादा जननांगों के रूप में पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूं आप लोगों को, बेसिकली रूप से आप लोगों को पता होगी। ये इस तरीके से फ्लावर स्ट्रक्चर, ये जो बाह्य दल होते हैं, बाह्य दल हरे रंग की संरचनाएं होती है। आपने देखा होगा कि प्लांट्स में सबसे बाहर की ओर क्या होते हैं, बाह्य दल होते हैं। इसके अंदर ये दल होते हैं, और ये इस तरीके से आपने देखे होंगे तो पुंकेसर वाली संरचना, और ये इस तरीके से लगे होते हैं। नीचे ये जो कंप्लीटली जो स्ट्रक्चर्स होती है, ये एक उभरी हुई संरचना पर टिकी हुई होती है, जिसको मैं इस तरीके से इंडिकेट कर देता हूँ। ये रहता है फ्लावर का। ये सबसे वाला पार्ट जो पादप को या पादप से पुष्प को जोड़ता है, या पुष्प को पादप से जोड़ता है, उसको बोलते हैं डंठल। क्या बोलते हैं, डंठल। डंठल, इसको क्या बोलते हैं, डंठल बोलते हैं, डंडी या डंठल बोल सकते हैं। और दूसरा जो संपूर्ण पुष्प कौन सी संरचना पर टिका होता है, तो ये होता है पुष्पासन। पुष्पासन पूछ भी लिया जाए, जैसे पुष्पासन का क्या कार्य होता है, सिंपल सा क्वेश्चन, तो पुष्प को धारण करना। पुष्प की सभी संरचनाओं को, सभी जो संरचनाएं होती है, संरचनाएं, ठीक है ना, धारण करना। धारण करना किसका काम हो गया। हाँ, पुष्प की मुख्य संरचनाएं कितनी होती है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं भी बताऊंगा। आप लोग पूछ भी सकते हो कि पुष्प की मुख्य संरचनाएं कौन सी होती है, पादप में, पादप के फ्लावर की मेनली स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है। फिर इससे रहता है सबसे बाहर की ओर हरे रंग का, क्या रहता है, बाह्य दल। ठीक है ना, बाह्य दल, ठीक है ना। सेपल और पेटल के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सेपल, और ये क्या रहता है, पेटल रहता है। या यूं कह सकते हैं इसको, बाह्य दलों को क्या बोल सकते हैं, बाह्य दलों को कैलेक्स बोलते हैं, के से प्रेजेंट करते हैं। इसका जो चिन्ह होता है, जैसे नर और मादा का चिन्ह होता है, नर और मादा का चिन्ह अगर आप लोगों को बताया हुआ है कि नर का चिन्ह होता है, ये किसका होता है, मादा का होता है, तो बाह्य दलों का चिन्ह क्या रहता है, के रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। ओके, कैलिक्स। और अगर मान लो यही अगर दोनों का साथ में पढ़ा देते हैं, ये वाला रहता है, इसको क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कोरोला, पेटल जिसको बोलते हैं, कोरोला, पेटल। ये तो स्पेलिंग से, दल को पेटल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सेपल बोलेंगे, लेकिन इनका जो चिन्ह होगा, चिन्ह परिपाटी जो अपन पढ़ने वाले हैं, उसका ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं, बाह्य दल को के से शो करते हैं, इसको सी से शो करते हैं। नीचे अंडरलाइन ये मत कर लेना, इसका भी वहां पे क्या होता है, अलग होता है। कोष्ठक का भी मतलब होता है, जब अपन फ्लावर फॉर्मूला यानी पुष्प सूत्र पढ़ेंगे तब जाकर के अपन को पता चलेगा। बाह्य दल होता है, बाह्य दलों का जो समूह होता है, बाह्य दलों के समूह को क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज कहते हैं, और बाह्य दल पुंज बोलेंगे। पुंज का मतलब क्या होता है, समूह ही होता है, ग्रुप सी होता है। और दलों का जो समूह होता है, दलों का जो समूह जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, दल पुंज बोलते हैं, दल पुंज बोलते हैं। आपको पता हो कि बाह्य दल का कार्य क्या होता है, बाह्य दल का कार्य क्या होता है, और दल का कार्य क्या होता है। बाह्य दल का और दल का क्या कार्य होता है। दल क्या होते हैं, रंगीन संरचनाएं, और इनका अगर रंग देखा जाए
अगर इनका क्या देखा जाए, रंग देखा जाए तो कैसा होता है, जनरली हरा रंग होता है। और इनका अगर रंग देखा जाए तो रंग कैसा होता है, जनरली रंगीन होता है। जनरली पुष्प कैसे रहते हैं, रंगीन रहते हैं। कलरफुल जो इनकी स्ट्रक्चर्स बनती है आपको पता होगा, वर्णीय लवकों के कारण बनती है। जो पिगमेंट्स रहते हैं, लवक 3 प्रकार के होते हैं, प्लास्टिड, कौन से, वर्णीय, अवर्णीय और कौन सा होता है, हरित लवक होता है। जो वर्णीय लवक होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जिनको बोलते हैं, ठीक है ना, उनके कारण पुष्पों का अलग अलग रंग देखने को मिल सकता है, वर्णकों के कारण, पिगमेंट्स के कारण। और यहाँ जो हरा रंग है, हरा रंग जहां जहां प्लांट्स में रहता है जनरली वहां क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। तो श्योर है कि यहाँ पे भी क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण। भाई जहां हरा रंग होता है तो वहां क्या होना है, पादपों में जहां जहां हरा रंग होता है वहां वहां क्या होता है, क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल क्या बोलते हैं, पर्णरित होता है। और जहां जहां पर्णरित होता है वहां वहां क्या चलता है, प्रकाश संश्लेषण चलता है। सिंपल तरीके से आप याद रखते हो। लेकिन कार्य क्या है इसका, एक्चुअली इसका कार्य क्या है, बाह्य दल का होता है सुरक्षा का कार्य, ठीक है ना, सुरक्षा का कार्य। अब ये तो नहीं भाई ये सुरक्षा कर लेगा, बाह्य दल होगा तो गाय भैंस नहीं खाएगी या कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बाह्य दल का कार्य क्या होता है, बाह्य दल सुरक्षा। अब सुरक्षा किस तरीके से करता है, ये थोड़ा सा रोचक तथ्य है। सुरक्षा करता है, पुष्प की संरचना बनाए रखता है। पुष्प की क्या करता है, संरचना बनाए रखता है। पुष्प की संरचना, संरचना बनाए रखता है, बनाए रखता है, रखता है। पुष्प की संरचना कौन, पुष्प की संरचना टिकी हुई तो किस पे होती है, पुष्पासन पे। और बनाए कौन रखता है, बाह्य दल रखता है, जो सबसे बाहर की होती है। बहुत सी बार आपका अगर काम पड़ा है तो मान लो कि करते हैं ना, हाँ फेरोमोन स्वाहा स्वाहा, ठीक है ना, उस तरीके की स्ट्रक्चर वहां पे क्या होता है, या झंडे में 15 अगस्त 26 जनवरी झंडे में डालना हो तो मान लो बच्चों को बोल देते यार इनको दलों को अलग करो। तो होता क्या कि दलों को अलग करने के लिए या इसको फूल को पूरी संरचना को बिखेरने के लिए बाह्य दलों को जो हरे रंग की संरचना होती है उसको हटा दो, ऑटोमेटिक फ्लावर स्ट्रक्चर है वो बिखर जाती है। तो पुष्प की संरचना बनाए रखने का काम होता है, सुरक्षा का काम करते हैं, ठीक है। पुष्प की संरचना बनाए रखते हैं कौन, बाह्य दल। क्या बोलते हैं कि इनको सेपर या क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं। इनकी बात की जाए कि दलों की, तो दल कैसे होते हैं, रंगीन संरचनाएं हैं। और जो रंगीन है, रंगीन का क्या भाई, दुनिया एक तो ब्लैक एंड व्हाइट और एक रंगीन हो, तो रंगीन का क्या प्रॉफिट है यहाँ पे, रंगीन से आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। अब आकर्षण पुष्प है कि सर किसको करेंगे आकर्षित, मादा पुष्प को। मादा पुष्प यहाँ को आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ प्राणियों को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। प्राणियों को आकर्षण किसको करते हैं, प्राणियों को। सर हमें भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, आप लोगों को भी करते हैं। प्राणियों को आकर्षण करने का काम करते हैं। और मुख्य इनका रहता है किसका, कीटों का, कीटों का, ठीक है ना, कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं। पिछले साल इसी प्रकार का क्वेश्चंस भी आया था, उसमें ये था कि मधुमक्खी पालन, ठीक है ना, मधुमक्खी पालन का महत्व और बढ़ जाता है, ठीक है ना, मधुमक्खी पालन का महत्व और बढ़ जाता है या अधिक महत्व है। क्यों, जैसे मान लो पहले ऑप्शन में दे रखा था शहद निर्माण करने के लिए, दूसरा था मोम के लिए, तीसरा था मतलब परागण की क्रिया बढ़ाने के लिए, और चौथा कुछ उटपटांगी दे रखा था। तो इसका जो मोर करेक्ट आंसर गया था वो क्या गया था, नहीं बिल्कुल नहीं, शहद नहीं गया था। यहाँ पे कौन सा गया था, मोम भी नहीं, तो फिर बचा कौन सा, हाँ एक ही बचा अब तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर गया था वो गया था परागण के लिए, ठीक है ना, क्योंकि परागण करने से क्या होता है, पुष्प वगैरह अच्छे से खिलते हैं या फ्रूट्स वगैरह भी ज्यादा लगते हैं। जो पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन किया जाता है। जो लोग पोमोलॉजी में पढ़ते हैं तो वो लोग पढ़ते भी होंगे कि वहाँ परागण या कीटों, जो कीट परागण जिनमें होता है उनके लिए मधुमक्खी पालन है वो कारगर साबित होता है, लाभदायक साबित होता है। तो कीटों को आकर्षण करने का काम होता है किसका, इनका रंगीन संरचना कारण कि वो आकर्षित करती है। और भी होते हैं, जैसे मान लो कि गुलाब, एक तो होता है गुलाब रस, गुलाब जल वगैरह होती है, जो रस निकाले जाते हैं वो भी इन दलों से ही निकाले जाते हैं, ठीक है ना। कभी एडवर्टाइजमेंट देखा होगा लक्स साबुन वाला, हाँ उसमें देख लो या किसी में देख लो, वो बनाई तो इस अलग तरीके से जाती है, आप लोगों को प्रेजेंट अलग तरीके से की जाती है। वो अनौपचारिक शिक्षा है, आपको औपचारिक शिक्षा लेनी, ठीक है। तो यहाँ जो नेक्स्ट संरचना, अब ये तो होगी आपकी काम की संरचना। पहली संरचना आपको बता दी, नंबर 1 संरचना, ठीक है। नंबर 2 संरचना, सर नंबर लगाने की क्या जरूरत है,
क्योंकि मैंने आपको बताया पुष्प की मुख्य संरचनाएं कौन सी होती है। तो उनमें एक नंबर पे तो बाह्य दल जाता है, दो नंबर पे दल जाता है। जैसे पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प संरचना के आधार पे भी, ठीक है, पुष्प की संरचना के आधार पर पुष्प के प्रकार, ठीक है ना, पुष्प के प्रकार होते हैं ना, फ्लावर के प्रकार, तो भी कितने प्रकार के होते हैं संरचना के आधार पर? दो प्रकार के, एक तो होता है पूर्ण पुष्प कंप्लीट फ्लावर, और एक होता है अपूर्ण पुष्प। अपूर्ण पुष्प, अपूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प का मतलब होता है पुष्प की मुख्य संरचना, पुष्प की चारों मुख्य संरचनाएं, चारों मुख्य जो संरचनाएं, मुख्य संरचनाएं अगर उपस्थित है, ठीक है ना, और मुख्य संरचनाओं का अभाव, मुख्य संरचनाओं का अभाव, किसी एक की भी कमी है तो वो अपूर्ण पुष्प कहलाएगा। मुख्य संरचनाएं क्या रहती है? उपस्थित रहती है। और यहाँ पे जो मुख्य संरचनाएं होती है वो कौन कौन सी होती है? चार। फर्स्ट वन तो क्या होता है? बाह्य दल ही होता है, बाह्य दल ही होता है। और नेक्स्ट वन दो नंबर पे कौन सा होता है? दल होता है। तीन नंबर से यहाँ पे क्या होता है? पुंकेसर अपन बोल सकते हैं इसको, ठीक है, पुंकेसर या पुमंग बोल सकते हैं, पुमंग। और चार नंबर पे यहाँ पे क्या हो? जायांग हो, जायांग, ठीक है। तो ये संरचनाएं, चारों संरचनाएं उपस्थित है। जिसमें ये चारों संरचनाएं होती है वो फ्लावर क्या कहलाता है? कंप्लीट फ्लावर। और ये चारों में से किसी एक का अभाव चल रहा है तो वो क्या कहलाएगा? अनकंप्लीट फ्लावर। तो यहाँ अपन देखते हैं कि ये वाला, ये जो संरचना है ऊपर ही ऊपर, इसको ये कोशनुमा संरचना है, इसको क्या बोलते हैं? पराग कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पराग कोश बोलते हैं। और नीचे ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, तंतुनुमा संरचना है। ये जो नीचे तंतु, तंतु समझते हो? तंतु समझते हो? गोछा, गोछा जानते हो? हाँ, नहीं समझोगे तो क्या है, इंग्लैंड से थोड़ी है ये, समझोगे? हाँ, वो ये तंतु, ठीक है, तंतु। तंतु नामक संरचना है यहाँ पे, ये तंतु फिलामेंट स्ट्रक्चर रहेगी और ये इन दोनों को जोड़ने वाला भाग होता है, इसको कनेक्टिंग या क्या बोल देंगे? योजी बोल देंगे। इन तीनों संरचनाओं के मिलने से, ठीक है ना, मुख्य रूप से ये दो ही संरचनाएं होती है, परागकोश और पूतंतु बोलते, इसको पूतंतु बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और परागकोश और ये पूतंतु या तंतु, पूतंतु लिख देता हूँ लो, सर तंतु तो सब बच्चे हो जाएंगे, ये लो पूतंतु, पुरुचन्ना का पूतंतु हो गया, और ये परागकोश हो गया, पूतंतु हो गया, ये योजी। तीनों जो संरचनाएं है, तीनों जो संरचनाएं हैं ये मिलकर के किसका निर्माण करती है? पुंकेसरों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? पुंकेसरों का, या पुंकेसर भी लिख दूं, पुंकेसर का निर्माण करती है। और पुंकेसरों का जो समूह हो जाएगा, इनका जो समूह हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? पुमंग। क्या हो जाएगा? पुमंग। पुंकेसरों का समूह यहाँ क्या करेगा? पुमंग। ये नर जननांग का काम करेंगे, इसमें भी ऐसे है, इसमें भी है। जनरली इनकी संख्या होती है वो क्या होती है? एक से अधिक की देखने को मिलती है। चारों ओर होते हैं, जैसे बीच में तो कौन सा हो गया? इस तरीके से, और उसके चारों ओर क्या होते हैं? पुंकेसर इस तरीके से उपस्थित रहते हैं। अलग अलग पुष्पों की अलग अलग संरचनाएं होती है। फिर अपन मादा जननांग की बात करें तो इधर वाले पोर्शन की बात कर लेंगे। ये वाला जो रहता है इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र को क्या बोल सकते? वर्तिकाग्र बोल देंगे, यानी वर्तिका का जो अग्र भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। इसकी संरचना कैसी होती है? घुंडीनुमा, घुंडीनुमा, यानी इसमें क्या पाया जाता है? घुंडीनुमा या गर्त पाया जाता है। गर्त का मतलब क्या होता है? खड्डा होता है, ठीक है ना। गर्त का मतलब क्या होता है? खड्डा, यानी ये पेड़ लाइक स्ट्रक्चर, खड्डेनुमा संरचना। क्यों पाई जाती है ये घुंडीनुमा संरचना? पूछ भी लिया जाए तो आप बता सकते हो। पराग कणों को ग्रहण करने के लिए, पराग कणों को ग्रहण करने के लिए, ग्रहण करने के लिए आसान बनाएगी। यहाँ पे आकर के परागकण आराम से ले। वर्तिकाग्र। मध्य जो खोखला भाग होता है इसे क्या बोलते हैं? वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। और पीछे वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? पश्चवर्तिका, पश्चवर्तिका। वर्तिकाग्र, वर्तिका और पश्चवर्तिका। बेटा आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपके लिए वरदान साबित होंगे ये शब्द, क्योंकि ये शब्द जो हिंदी में मैं बता रहा हूँ ये अकॉर्डिंग टू मतलब हिंदी वाले स्टूडेंट तो इनको इजी तरीके से समझ पा रहे हैं इनको, ठीक है ना। वर्तिकाग्र, वर्तिका और ये पश्चवर्तिका, इन तीनों संरचनाओं को एक साथ बोलेंगे तो क्या बोल देंगे?
स्त्री केसर, और इनका जो समूह होगा, ठीक है ना, इनका जो समूह होगा कंप्लीटली क्या कहलाएगा यहाँ पे, जायन का द्योतक होगा या जायन का प्रतीक होगा। तो आप लोगों को यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अब ये तो है सिंपली पुष्प की संरचना जिसके बारे में आप लोगों ने जाना। नीचे ये लिखना कभी मत भूलना, पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए इम्पोर्टेंट है। पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र है। आप लोगों को समझ में आ गया। ये वाला डंठल है, ये पुष्पासन है, पुष्प की संरचनाओं को धारण करने वाला भाग है। बाह्य दल कैसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेपल बोलते हैं, कैलिक्स से प्रेजेंट करते हैं कैसे। और ये क्या काम करता है, कार्य क्या होता है, सुरक्षा का। सुरक्षा किसकी, पुष्प की संरचना बनाए रखता है। और बाह्य दल होता है, बाह्य दलों का जो समूह होता है क्या कहलाता है, बाह्य दल पुंज कहलाएगा। और रंग इसका हरा होता है, जहां जहां पादपों में हरा रंग उगता है वहां वहां क्या होता है, पर्णरहित, और जहां जहां पर्णरहित वहां वहां क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। 2 नंबर की जो संरचना आपको बताई थी वो कौन सी थी, दल थी। दल को क्या बोलते हैं, पैटर्न बोलते हैं। और वैसे इसको प्रेजेंट किससे करते हैं, सी से, कोरोला से प्रेजेंट करते हैं। और इसका जो समूह होगा वो दलपुंज कहलाएगा। इसका कार्य होता है, इसका कार्य आपको बता दिया था, ठीक है ना। ये कार्य है इसका आकर्षण का, रंगीन है तो आकर्षण, और आकर्षण तो किसको करता है, प्राणियों को, मानव को भी करता है। और ये जनरली इंपॉर्टेंट क्या याद रखना आपको, कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। तीसरी जो संरचना है, ठीक है ना, तीसरी जो संरचना है उसको अपन किससे, एंड्रोसियम और गाइनोसियम से प्रेजेंट करते हैं। तो इस वाले को तो अपन किससे कर देंगे, ए से प्रेजेंट कर देंगे, एंड्रोसियम नर जनांगों को, और मादा जनांगों को किससे प्रेजेंट कर देंगे, गाइनोसियम यानी जी से। इनको तो एंड्रोसियम, ठीक है ना, ए से प्रेजेंट कर दिया, और ये गाइनोसियम जी से प्रेजेंट कर दिया। तो ये ए और जी ये भी इनके है, ये 3 नंबर संरचना हो गई, और ये 4 नंबर। ये मत करना सर लेडीज फर्स्ट रखो, तो इसको पहले रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कर्म लगाया हमने। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 4 मुख्य संरचनाएं, अगर ये जिस चारों संरचनाएं जिस पुष्प में उपस्थित होती है वो कंप्लीट फ्लावर कहलाता है, पूर्ण पुष्प कहलाता है। जिसमें नहीं होती वो क्या कहलाता है, अपूर्ण पुष्प कहलाता है। यूज ऑफ, अगर मान लो सबसे पहले मान लो पुष्प का उपयोग, अगर उपयोग से क्वेश्चन पूछ ले कि मान लो क्वेश्चन का क्या उपयोग है, उपयोग किस किस काम में यूज होता है फ्लावर, पुष्प का क्या क्या करते हैं। हाँ, शुभ का, ठीक है ना, शुभ का प्रतीक है। फ्लावर किसका है, शुभ कार्य, जो मांगलिक काम होते हैं, सबसे पहले मांगलिक कार्य हो नहीं रहे क्या लॉकडाउन में, मांगलिक कार्य होते हैं, उसका प्रतीक है कौन, फ्लावर। प्रेम का प्रतीक है, ये किसका प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। हाँ, प्रेम का प्रतीक है, या प्रेम या स्नेह का या प्यार का भी प्रतीक क्या है, फ्लावर है। हाँ सर है, बिल्कुल है। गुलाब के अलावा भी है, अब आप गुलाब का यूज करो वो बात अलग है, गुलाब के अलावा भी है। हाँ, प्रेम का है तो ये मरने पे भी आपको पता हो तो कभी आपने किसी शहीद की शहादत में देखा होगा, उसके क्या चढ़ाते हैं, फ्लावर चढ़ाते हैं। तो मृत्यु यानी शोक का प्रतीक भी है, शोक संदेश यानी शोक जताने का भी प्रतीक है। और भी मतलब ये होते हैं खुशी में, प्रेम में, मांगलिक कार्यों में, ठीक है ना। ये अपने तो जीवन में इसका ये है, गहनों के रूप में भी होता है, गहनों के रूप में, गजरारे। हाँ, वो कार्य लेना नहीं है यहाँ पे, गजरा जानते हो, हाँ, हाथों में पहनते हैं, बालों वाला। हाँ, किसका बना होता है, फूल का बना होता है। अब बहुत सारे नहीं देखी दुल्हन सजते हुए तो क्या करे, लेकिन गजरा जो होता है, गजरा में जो फूल जो लगाए जाते हैं किसके होते हैं, चंपेली के, हाँ, चमेली, मोगरा के, हाँ, जो भी आप समझो उसके होंगे। तो यहाँ गहनों में भी इसका क्या होता है, यूज होता है। कुल मिलाकर के एक शब्द में कहें कि मानव के जीवन में पुष्प का क्या रोल है, बोले भावनाओं का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी फीलिंग बताने के लिए, भावनाओं का प्रदर्शन करने के लिए, भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए किसका यूज किया जाता है, फ्लावर का यूज किया जाता है, यानी पुष्प का यूज किया जाता है। ये रही आपके फ्लावर की स्ट्रक्चर। आप इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से आज अपन ने पुष्प की संरचना का अध्ययन किया है। अगला जो अपना वीडियो आएगा उसमें अपन बात करेंगे किसकी,
पादपों में लैंगिक जन्म की यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या क्या आवश्यकताएं होती है। तो इस तरीके से आप लोग कंप्लीटली वीडियो को बढ़िया तरीके से समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार 4 बार आपको जब भी मिले, यूट्यूब का यही फायदा है, आप कितनी भी बार उसको क्या कर सकते हो, देख कर सकते हो। और हमने लोग किए नहीं है अभी तक, आपको फ्री वीडियो अवेलेबल हो रहे हैं। जिस दिन आपको चार्जेस हो जाएगा उस दिन मुश्किल हो जाएगी, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसको देख सकते हो, क्योंकि बहुत जल्दी हम इसको क्या कर देंगे, चार्जेबल कर देंगे। और चार्जेबल करने के बाद में कुछ नहीं रह पाएगा आपके। थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।